मेरे साथ है अमलेंदु उपाध्याय। वोट चोरी को लेकर घिरी सरकार पर अभी और भी कई दिक्कतें आने वाली हैं और इस बीच एनडीए बिहार में एनडीए के भीतर जबरदस्त घमासान दिखाई पड़ रहा है। घमासान भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों की पार्टियों के भीतर भी दिख रहा है और गठबंधन के भीतर भी भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप पार्टी के अपने ही नेताओं लगा रहे हैं और इस्तीफे की मांग की जा रही है पार्टी के नेताओं के भीतर से भी। इसको लेकर बिहार की बीजेपी में और बिहार की जेडीयू में दोनों ही पार्टियों में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है और हंगामा मचा हुआ है वहां पर जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर के दावे के बाद किस तरीके से उन्होंने एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियों के नेताओं पर, मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप लगाए हैं और कहा है कि अगर वो उनका दावा गलत है तो फिर उसको साबित करें। और बीजेपी के भीतर ही अब ये सवाल उठ रहे हैं कि इन लोगों को जिन पर आरोप लग रहे हैं वो उनका जवाब दें। और इधर वोट चोरी को लेकर एक तरफ जो अभियान चल रहा है, यानी जमीन पर उतरकर आंदोलन चल रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक बड़ी रणनीति भी बना रही है कि कैसे बूथ स्तर पर वोट चोरी को रोकने की कोशिश की जाएगी, किसी भी तरीके से वहां वोट चोरी ना हो पाए। तो क्या है ये प्लानिंग, क्या है ये मेगा प्लान, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि किस तरह से एनडीए के भीतर घमासान मचा हुआ है। और ये पूरी कहानी ये है कि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ के जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी, इसके अलावा जेडीयू के नेता हैं, और अशोक चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इन कई नेताओं पर उन्होंने भ्रष्टाचार में शामिल होने और आपराधिक गतिविधियों में, यहाँ तक कि मर्डर जैसे केस में भी शामिल होने के आरोप लगाए हैं। और अब पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि इन आरोपों की सच्चाई, इन आरोपों पर सफाई देनी चाहिए और प्रशांत किशोर को झूठा ठहराना चाहिए, अन्यथा इस्तीफा देना चाहिए। तो पार्टी के भीतर से नेताओं की, और ये मांग की है केंद्रीय मंत्री रहे आरके सिंह ने। आरके सिंह ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हैं, और उन्होंने ये मांग की है। इसके अलावा कई और नेताओं ने, जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी ये मांग की है और कहा है कि बीजेपी और जेडीयू जिन भी मंत्रियों के ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं वो सफाई दें, स्पष्टीकरण दें, और नहीं तो फिर, और अगर वो गलत साबित करते हैं प्रशांत किशोर को, तो प्रशांत किशोर के ऊपर वो मानहानि का दावा करें। तो ये जबरदस्त हंगामा इस मुद्दे पर अब बीजेपी और जेडीयू दोनों के भीतर घमासान मचा हुआ है। अमलेंदु जी, इस आरोप पर अब अभी तक किसी की जो जिन पर आरोप लगे हैं उनकी तरफ से कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन पार्टी का जो आधिकारिक मंच होता है, यानी किसी प्रवक्ता की भी कोई अभी इस पर बयान नहीं आया है, कोई सफाई नहीं आई है कि पार्टी के भीतर जो चल रहा है इस पर पार्टी का क्या स्टैंड है। हाँ, पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है ये भी मालूम नहीं पड़ रहा है। और जैसा आपने कहा कि किसी प्रवक्ता का इस पर बयान आना चाहिए, भाई बचाव में आना चाहिए, वरना स्पष्टीकरण आना चाहिए, वो भी जो है वो कोई स्पष्टीकरण अभी तक किसी का नहीं आया है कि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है या गलत है। ये जो है इसको लेकर अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। तो ये स्पष्टीकरण आना चाहिए, और वरना फिर जैसे कि बीजेपी के अंदर ही जो है मांग हो रही है कि इसको जो है वो मतलब इस्तीफा दिया जाए उनका, तो ये हो रही है। और तो काफ़ी ज़्यादा घमासान जो है वो मचा हुआ है इस समय एनडीए के अंदर, और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एनडीए के अंदर जो है अब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा। एक बार सुन लेते हैं आरके चौधरी ने कहा क्या है। उन्होंने पहले तो एक मीडिया हाउस के साथ उन्होंने बातचीत में कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये इस बात को दोहराया है और सीधे तौर पर कहा है कि अगर इसको पार्टी अवमानना मानती है और मेरे खिलाफ कार्रवाई करती है तब भी उनको कोई डर नहीं है, लेकिन जिन नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि आरोप गंभीर हैं और ये गंभीर आरोप ये पूरी पार्टी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले हैं। तो सुन लेते हैं आरके सिंह ने क्या कहा है। और आरके सिंह भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं और इस बार हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन वो लगातार मिनिस्टर रहे और उससे पहले वो ब्यूरोक्रेट रहे। उनके बारे में और भी बातचीत की जाएगी, लेकिन पहले सुनते हैं कि उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर लगे आरोपों पर कहा क्या है।
तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं और बहुत स्पष्ट तरीके से अमरेंदु जी आर के सिंह ने कहा कि इन सारे आरोपों की वजह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। सीधे स्वीकार कर रहे हैं इसका मतलब, बिल्कुल सीधे सीधे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है और इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अब वहां पीछे धकेली जा रही है और उसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी हैं, ये इनका कहना है आर के सिंह का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, पूर्व गृह सचिव है और हिंदू आतंकवाद शब्द करने वाले भी यही थे। जी हाँ। तो यही आर के सिंह जो है वो बता रहे हैं कि ये आडवाणी की रथ यात्रा रोकने वाले भी, आडवाणी की रथ यात्रा रोकने वाले भी यही थे। तो यही ये जो है बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी की वजह से ये गिर रहा है और वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपके ऊपर आरोप लगा है तो फिर या तो आप स्पष्टीकरण दीजिए, मानहानि का विरोध न कीजिए, वरना पार्टी छोड़ दीजिए। तो अब सम्राट चौधरी तो दोनों में से कोई काम नहीं कर रहे। सम्राट चौधरी का अभी तक इस पर हमने कम से कम कोई बयान नहीं देखा है समीर जी कि प्रशांत किशोर के आरोपों पर उनका क्या, चूंकि प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि वो कहे तो हम सबूत भी पेश कर देंगे, सबूत पेश है। इसीलिए इसी तरह अशोक चौधरी को लेकर वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है कि किस किस तरीके से मनी ट्रेल क्या क्या हुआ, कब जमीन खरीदी गई और कब किसको पैसा दिया गया, सारी चीजें हमारे पास सबूत हैं और हम पेश कर देंगे। तो अब इनकी तरफ से कोई बातें नहीं हो रही, तो इसीलिए जो जनता दल यू के जो MLC हैं और मुख्य प्रवक्ता भी हैं नीरज कुमार, उन्होंने जो अशोक चौधरी हैं नीतीश कुमार की बहुत नज़दीकी हैं, उनसे कहा है कि हम नीतीश कुमार की पार्टी के नेता हैं, हम पर आरोप जरूर लगे हैं लेकिन इस तरीके के आरोप कभी नहीं लगे और उन्हें 200 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप पर अपना जवाब देना चाहिए। ये जो प्रशांत जोशी तरफ से लगाए गए हैं ये उन्होंने साफ किया और कहा कि भाई बेनामी संपत्ति जुटाए ले जाने को लेकर आप पर जो आरोप लगे उसकी सफाई तो देनी ही पड़ेगी। किसी का भी सार्वजनिक जीवन लोकलाज से चलता है, ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहते हैं, ये कहना है नीरज कुमार का। और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की भी बुनियाद है, आरोप तो कोई भी लगा सकता है लेकिन आरोप गलत लगाएगा तो तुरंत हम उसका प्रतिकार भी करेंगे। आरोप तो हमारे ऊपर भी लगे थे, उसमें पुलिस ने सभी साक्ष्यों को देखा, कोर्ट के पास भी सब गया और हम उससे बरी हो गए। और उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार की पार्टी के लोग हैं, हम पर कई आरोप लगे लेकिन इस तरह के आरोप कभी नहीं लगाया गया, इसलिए अगर आरोप लगा है तो जिन पर आरोप लगा है उन्हें अपनी बात जरूर कहनी चाहिए, हमारी पार्टी की यही कार्यनीति रही है। तो ये साफ तौर पर नीरज कुमार कह रहे हैं अशोक चौधरी से, अपनी पार्टी के नेता से जो कि नीतीश कुमार के बहुत नजदीकी हैं, कि भाई जब आप पे आरोप लगे तो आपको सफाई तो देनी पड़ेगी, आपको बात कहनी पड़ेगी, आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए कि 200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आपके ऊपर आरोप लगे। और ये भी बात है अमलेदु जी की कहा जा रहा है कि नीरज कुमार बिना नीतीश कुमार का संकेत मिले ये बात मीडिया में आकर और इतने मुखर होकर नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब उनको नीतीश कुमार की तरफ से इसके संकेत मिले हुए हैं और प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि आप कहिए, भले ही नीतीश कुमार ये बात सीधे तौर पर न कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो नीरज कुमार कहते हैं वो नीतीश कुमार का कहा ही कहते हैं। तो मुख्य प्रवक्ता भी वही है, इसका मतलब वो पार्टी की बात है, पार्टी की बात है। प्रवक्ता अगर कह रहा है, जब बीजेपी की ओर से हालांकि नहीं अभी तक आया है, बीजेपी की तरफ से अभी तक नहीं आया है, जेपी नड्डा भी खामोश है, अमित शाह भी खामोश है, जबकि प्रशांत किशोर तो अमित शाह के आदमी है तो उसके बाद खामोश है। तो क्या अमित शाह भी अब जो है सम्राट चौधरी के खिलाफ हो गए क्या? और ये भी बात कि पार्टी के प्रवक्ता का बयान नहीं आया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर ही, दिलीप जायसवाल पर भी प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए। दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाए तो दिलीप जायसवाल को भी अपनी स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी खुद नहीं बोल रहा जिसके ऊपर खुद आरोप है, सम्राट चौधरी भी कुछ नहीं बोल रहे जिनके ऊपर आरोप है। तो इन दोनों को स्पष्टीकरण अपना देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो है अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या बीजेपी के अंदर भी काफी कुछ चल रहा है, चूंकि जिस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ था और उसमें बिहार के तमाम सांसद जो थे वो एकजुट हो गए थे राजीव प्रताप रूड़ी के साथ, और उस समय ये लगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पहली बड़ी हार जो है वो बिहारियों की वजह से हो गई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में। तो क्या बिहार के नेताओं से बदला लेना चाहते हैं अमित शाह? तो इसलिए जो है प्रशांत किशोर को लगाया गया है सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल के पीछे। इस तरीके की चर्चाएं भी चल रही हैं। तो ये एक बड़ी उठापटक और जूतम पैजार की स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अंदर देखी जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व इस समय खामोश नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और इस पर सवाल उठ रहे हैं तो उसका जवाब अभी तक जो है वो नहीं आ रहे हैं। और जबकि आर के सिंह जो भाजपा के ही बड़े नेता हैं वो खुलकर इस्तीफा मांग रहे हैं सम्राट चौधरी। जी बिल्कुल, और खुलकर इस्तीफा मांग रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने जिन नेताओं के पर आरोप लगाए हैं उसको भी हम सुनते हैं कि क्या कहा है, आरोप कौन से हैं, बड़े गंभीर आरोप हैं। और दूसरी ओर खुद आर के सिंह भी कह रहे हैं कि ड्रग माफिया जैसे लोगों को टिकट देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, बिल्कुल बता रहे हैं ड्रग माफिया को देने जा रही है और जाने क्या अपराधियों को देने जा रही है। और ऐसा होगा तो हम विरोध करेंगे। तो इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का अंदर जो है मामला काफी ज्यादा खराब हो चुका है। या तो आर के सिंह को निकाल दो पार्टी से,
अगर आर के सिंह गलत कह रहे हैं तो आर के सिंह को पार्टी से निकालो, और अगर आर के सिंह गलत नहीं कह रहे हैं तो फिर आर के सिंह जिनके लिए कह रहे हैं उनको निकालो पार्टी से। बिल्कुल। और दो में से एक काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ, और आर के सिंह कह भी रहे हैं कि जो मैं ये जो बात कह रहा हूं, अगर इसमें इसको अगर ये उल्लंघन माना जाता है पार्टी लाइन का तो मुझे सजा दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने इस बयान पर फर्म रहूंगा, दृढ़ रहूंगा, क्योंकि इससे पार्टी की छवि को नुकसान हो रहा है और पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने ये बात कही है कि बिहार में पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से गिर रहा है इन सारे आरोपों की वजह से। एक बार सुन लेते हैं प्रशांत किशोर को भी, क्या उन्होंने आरोप लगाए हैं। बहुत ही गंभीर आरोप है और उन्होंने कहा है कि अगर ये आरोप कहा जाएगा, मेरे पास सारे प्रमाण है और तब मैं ये आरोप लगा रहा हूं इन सारे नेताओं पर। सुनते हैं प्रशांत किशोर को, कहा क्या है उन्होंने। कि अगर वो इसको गलत साबित कर दे, उनके पास प्रमाण है और बिल्कुल सारे प्रमाण वाली बातें प्रशांत किशोर कह भी रहे हैं कि किस तरीके से वो नाबालिग रहे हैं, तभी से वो किस तरह की गतिविधियों में शामिल रहे हैं, और 7वीं पास हैं लेकिन अपने को मैट्रिक पास यानी हाई स्कूल पास बताएं। तो यानी फर्जी डिग्री लगाकर वो चुनाव लड़े हैं अमलेंदु जी, जबकि अपने ही एक हलफनामे में वो बता चुके हैं कि वो 7वीं पास है, जैसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो ऐसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं। और जो दिलचस्प बात है समीर जी, वो दिलचस्प बात यही है कि आर के सिंह जो है वो कह रहे हैं सम्राट चौधरी से अपनी डिग्री दिखाओ। हाँ, आप पे आरोप अपनी डिग्री दिखाओ। और इसी तरह मंगल पांडे से भी सवाल कर रहे हैं, दिलीप जायसवाल से भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल होते रहेंगे जब तक कि जेपी नड्डा और अमित शाह नहीं कहेंगे, तब तक कोई मायने नहीं रखता है। तो अब अगर जेपी नड्डा अमित शाह जो है वो अगर आर के सिंह के पीछे हैं तो आप समझ लीजिए, और अगर जेपी नड्डा और अमित शाह जो है वो जायसवाल और सम्राट चौधरी के पीछे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये, लेकिन आर के सिंह ने जो सवाल उठा दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बीजेपी के अंदर जिस तरीके से उठापटक चल रही है, घमासान चल रहा है, ये सड़क पर आ गया है समीर जी। अब नहीं, सड़क पर तो आ गया अमलेंदु जी, लेकिन ये जो डिग्री दिखाने की आप बात कर रहे हैं, तो क्या जेपी नड्डा और अमित शाह सम्राट चौधरी की डिग्री दिखाएंगे? नहीं, तो डिग्री तो हम मोदी जी भी दिखा चुके हैं। हाँ, तो इसी वही क्या अब उस तरह से वो सम्राट चौधरी की भी डिग्री दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं, क्यों नहीं दिखा सकते हैं। जहाँ से मोदी जी की तैयार हुई है वहीं से तैयार हो जाएगी, इसमें दिक्कत क्या है। और सम्राट चौधरी के पास भी अब एक कह लीजिए कि लॉजिक है कि भाई मोदी डिग्री तो सवाल उठ रहे हैं, मोदी जी की भी डिग्री। हाँ बिल्कुल, तो वो तो प्रधानमंत्री बने हुए, मैं मंत्री भी नहीं बन सकता। नहीं, तो प्रधानमंत्री बनने के पूरे गुण है सम्राट चौधरी में। भाई अगर प्रधानमंत्री जो है डिग्री के सवालों के बावजूद अगर प्रधानमंत्री बने हुए हैं तो सम्राट चौधरी क्यों नहीं बने जा सकते। तो डिग्री के सवाल उठते रहेंगे। भाई डिग्री असली है नकली, उससे क्या लेना देना है किसी को। अब क्लर्क की नौकरी करने थोड़ी जाना है कि डिग्री उनकी देखी जाएगी। जी, प्रधानमंत्री जो है वो क्लर्क की नौकरी करने थोड़ी जाना है। क्लर्क की नौकरी करने जाएंगे तो प्रधानमंत्री को नहीं मिलेगी नौकरी क्लर्क की, क्योंकि तब डिग्री दिखानी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री बने हुए तो क्या जरूरत है उनको डिग्री दिखाने की। जी, तो इसलिए जो है वो डिग्री का कोई मानी नहीं है। लेकिन चूंकि आपने बताया है, आपने अपने बिल्कुल, आपने सवाल ये है कि आपने हलफनामे में आप झूठ बोल रहे हैं, ये बात है। और मंत्री, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं एक राज्य के, आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संविधान में कोई शैक्षिक अर्हता नहीं लिखी हुई है। लेकिन ये भी नहीं लिखा हुआ है संविधान में कि आप झूठ बोलेंगे, अपने शपथ पत्र में गलत बयान देंगे और आप 2 बार बयान देंगे अलग अलग, जब चुनाव लड़ते समय आप 2-2 चीजें करेंगे। और उससे ज्यादा गंभीर आरोप जो वहां पर कांग्रेस नेता के मर्डर में शामिल होने के जो आरोप, हाँ बिल्कुल, और काफी गंभीर आरोप है जी। जो आरोप लगा रहे हैं आर के सिंह को, बहुत ज्यादा गंभीर आरोप है। और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये आरोप और आर के सिंह जो बात कह रहे हैं ये अब किसी भी तरीके से ये जो लड़ाई है बीजेपी के अंदर, ये थमने वाली नहीं है। ये और बड़ी होकर जो है ये सामने आएगी। और ठीक चुनाव से एन पहले अगर इस तरीके की चीजें आ रही हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा परेशान करने वाली है। और अब खबर ये आ रही है कि जब कल अशोक चौधरी से कुछ सवाल करने की कोशिश की मीडिया ने, तो वो चुपचाप जो निकल लिए बिना सवालों के जवाब दिए हुए। तो ये भी चीजें अब सामने आ रही हैं समीर जी। अब मतलब घिरे हुए हैं ये नेता, और पार्टी के नेता ही अब घेर रहे हैं कि आखिर जब आपके ऊपर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं तो आप उनका जवाब दीजिए, सफाई दीजिए। और इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर जबरदस्त घमासान है, न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि जेडीयू में भी। और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो साफ तौर पर कहा है कि अशोक चौधरी को इस पर सफाई देनी चाहिए और बीजेपी नेताओं को भी सफाई देनी चाहिए जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और अगर आरोप गलत है तो आरोप लगाने वाले के खिलाफ
मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं हो रहा है। इसका मतलब आरोप सही है, तभी चूंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ प्रशांत किशोर कह रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं आरोप लगा रहे होंगे। प्रशांत किशोर के पास मजबूत तथ्य होंगे या मजबूत आधार होंगे, तभी वो आरोप लगा रहे हैं। और जिन पर लग रहे हैं आरोप, उनके पास उससे बचने का कोई ग्राउंड नहीं दिख रहा है, इसीलिए अभी तक आपत्ति भी नहीं जता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी तक कोई आपत्ति नहीं जता रहे, किसी तरह की आपत्ति नहीं जता रहे, बिल्कुल खामोश एकदम से बैठे हुए हैं समीर जी, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये मामला काफी बड़ा बनता जा रहा है, और किस तरीके से इसको लेकर अब बीजेपी के अंदर चीजें चलती हैं ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी और एनडीए में जो घमासान मचा हुआ है, ये सीट बंटवारे से अलग एक और नया तूफान जो है वो खड़ा हो गया। जी बिल्कुल। और एक खबर, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। वहां पर पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद आजम खान, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, करीब 2 साल के बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। उनको पिछले दिनों जमानत मिली थी और उस पर अब वो रिहा हो रहे हैं। उससे पहले भी सीतापुर जेल में वो करीब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त काट चुके हैं। कई मुकदमे उनके ऊपर, दर्जनों मुकदमे लगाए गए हैं, लेकिन एक के बाद एक मुकदमे में जब उनको जमानत मिलती गई तो अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ है और उनको रिहा कर दिया गया है सीतापुर जेल से। अमलेदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, और लंबे समय के बाद जो है, लगभग 23 महीने के बाद जो है जी हाँ, वो आजम खान जेल से रिहा हो रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है वो उठते रहते हैं, और वो विजुअल कई सवाल उन पे, कई आरोप ये लगाए गए कि ज्यादातर आरोप उनके खिलाफ जो थे राजनीति से प्रेरित थे। शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि ये सारे आरोप जितने आजम खान के ऊपर लगाए गए और जानबूझकर उनको लगातार जेल में बंद रखने की साजिश की गई, वो सब राजनीति से प्रेरित थी। सुन लेते हैं शिवपाल यादव ने कहा क्या है। लेकिन आजम खान का विजुअल पहले देखने। जी बिल्कुल। आजम खान को जो सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं, वो विजुअल भी हम देख लेते हैं कि करीब 23 महीने के बाद 2 साल होने को है, और 2 साल से वो सीतापुर जेल में बंद थे। कई आरोप लगे हुए थे और एक के बाद एक कई तमाम जो आरोप थे उन में उनको अलग अलग जमानत मिली। ये कुछ उसी तरीके का मामला था अमलेदु जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी ईडी के ऊपर कि आप एक मामले में उनको जमानत होने को होती है, तब आप सीधे जो है वो दूसरे मामले में उनको फिर से जेल में डाल देते हैं। फिर से जेल में डाल देते हैं। और ये हुआ समझिए, ये विजुअल है। हाँ। ये जेल से बाहर निकले हैं आजम खान, ये विजुअल हम लोग देख रहे हैं। और कोरोना के दौरान उनको जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया जेल के अंदर, समझिए उसको लेकर काफी सवाल उठे थे। उनको भी, उनकी पत्नी को भी, उनकी पत्नी जो थी जेल में गिर पड़ी थी, फ्रैक्चर हो गया था, और पति पत्नी को मिलने भी नहीं दिया था। अखिलेश यादव मिलने गए थे तो मिलने नहीं दिया था। इस तरह की चीजें काफी कुछ हुई थी। तो आजम खान 23 महीने के बाद जो है फिर बाहर निकल कर आए हैं। तो अब देखते हैं आजम खान की आगे राजनीति क्या होती है। लेकिन ये भी इस समय उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। जी बिल्कुल। और शिवपाल यादव को सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने कि आजम खान के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सारे राजनीति से प्रेरित हैं और जानबूझकर उनको परेशान करने के लिए ये सब आरोप लगाए गए। आइए अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे। अब ये तो किसान किशोर ने आरोप लगाया कि हाँ कांग्रेस उसका उत्तर देना, अगर उनके पास उत्तर है और नहीं तो बता देते हमारे आगे उत्तर है तो मानहानि का केस करना। इसी तरह सम्राट को ये बार बार कहता है कि मुख्यमंत्री है, ये दिया था तो डिग्री वाला बोल रहे थे। चलिए अब फिर बोल रहे थे, अले दिखा देते हैं। ये संजय राउत वाला ट्वीट दिखा देंगे इसके बाद जब चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैं उनसे वाकिफ, मैं उनसे सहमत हूँ, जो प्रवक्ता है मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। सामने आपको कहा कि जैसे 200 करोड़ के बारे में उन्होंने कहा, 200 करोड़ कहा करके अपना बात क्लियर करना चाहिए। और अगर आरोप सही है तो चले जाइए, आप पार्टी के अब जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये पार्टी का जो ग्राफ है उनके देख रहा है कि कैसे कैसे लोग आ जाइए। तो इन सब आरोपों की वजह से पार्टी में उनका विरोध करेंगे। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है, जेडीयू में घमासान मचा हुआ है, और एनडीए में सीटों का तालमेल अगर अभी तक नहीं हो पा रहा है तो इनके पीछे ये सब कारण भी है। और इधर
कांग्रेस की तरफ से अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से देखें तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की कल CWC की बैठक होने जा रही है पटना में। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और वोट चोरी को लेकर चूंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और पूरे बिहार में भी और दूसरे राज्यों में भी, उसको लेकर एक ट्वीट किया है राहुल गांधी ने और लिखा है कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और अवसर देना, लेकिन बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती, वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बने रहते हैं। इसीलिए बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है, इसीलिए नौकरियां घट रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं ध्वस्त हो गई हैं और युवाओं का भविष्य अधर में धकेला जा रहा है। इसीलिए हर परीक्षा, पेपर लीक और भर्ती भ्रष्टाचार की कहानियों से जुड़ी रहती है। और अब लंबा उन्होंने पूरा एक ट्वीट किया है, लिख रहे हैं कि अब युवा न नौकरी की लूट सहेंगे न वोट की चोरी, भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे बड़ी देशभक्ति है। यानी वोट चोरी और बेरोजगारी के बीच में किस तरीके का संबंध है वो बताने की उन्होंने कोशिश की है। हाँ, वोट चोरी और जाहिर सी बात है समीर जी की भाई वोट चोरी और बेरोजगारी से संबंध इसीलिए है कि वोट चोरी से अगर सरकारें बनेंगी तो वो सरकारें फिर रोजगार खाएंगी और यही काम जो है वो हो रहा है कि सरकारों की वजह से ही जो है वो रोजगार खत्म हो रहे हैं, नई नौकरियां नहीं निकल रही हैं, पुरानी नौकरियां जो है वो उन पे जो रिक्त स्थान है वो भरे नहीं जा रहे। लेकिन जिस तरीके से अब ये हो रहा है और राहुल गांधी जो हैं वो उन्होंने इस मसले को उठाया है और कल जो जिस तरीके से वहाँ CWC की बैठक है, राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी, सोनिया गांधी भी पहुंचेंगी और तमाम नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं। DK शिवकुमार जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री वो पहुंच चुके हैं, PL पूनिया जो है वो पूर्व सांसद वो पहुंच चुके हैं। अच्छा, आज यूथ कांग्रेस ने पटना में मुख्यमंत्री का आवास घेरने का ऐलान किया है वोट चोरी के खिलाफ। तो एक बड़ा कार्यक्रम वोट चोरी के खिलाफ जो है वो कांग्रेस का तैयार हो रहा है और बिहार सेंट्रिक जो है बिहार को ध्यान में रखता है। जी बिल्कुल। और इसको क्या कहा है इस जो CWC की बैठक हो रही है, कांग्रेस के नेता हैं अभय दुबे, सुनते हैं और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को भी सुनेंगे। पहले सुनते हैं अभय दुबे को कि किस तरह क्या कह रहे हैं जो CWC की बैठक होने वाली है और वोट चोरी को लेकर जो पार्टी की रणनीति है। पार्टी एक बड़ी योजना और बड़ा कार्यक्रम भी बनाने जा रही है जिसमें बूथ स्तर पर भी किस तरीके से वोट चोरी को रोका जाए और उसको लेकर लोगों को सतर्क किया जाए बूथ लेवल पर ही, उसकी बात भी करेंगे। पहले सुन लेते हैं अभय दुबे क्या कह रहे हैं इस बैठक को लेकर। इतिहास साक्षी है, बिहार ने जिस लड़ाई का आगाज किया है उसको अंजाम तक पहुंचाया है। बिहार आध्यात्मिक शांति और सामाजिक क्रांति की भूमि है। हम अभिभूत हैं कि 24 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विस्तारित बैठक सदाकत आश्रम में होने जा रही है। सदाकत आश्रम वो भूमि है जिसने आजादी के आंदोलन के रण को आकार दिया है। बरतानिया हुकूमत की बेड़ियों में जब भारत माता बंधी हुई थी तब बिहार के रणबांकुरों ने भारत मां को आजाद कराने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन किया। चाहे वो राजेंद्र प्रसाद जी हो, चाहे मजरूल हक हो, चाहे भोला पासवान जी हो, जगजीवन राम जी हो, अनुग्रह नारायण सिंह जी हो, ऐसे मूर्धन्य नेताओं के संकल्पों से हमने भारत भूमि को आजाद कराया। आज जब फिर से प्रजातंत्र पर आक्रमण हो रहा है तो संविधान के कर्णधार राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता ये संकल्पबद्ध हैं कि हम भारतवर्ष को जो फिर से इस प्रजातंत्र को और संविधान पर आक्रमण हो रहा है उससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और फिर वही सदाकत आश्रम कर्णधार बन रहा है उस लड़ाई का। मैं एक बात और प्रमुखता से कहना चाहता हूं, बिहार की ये वो पावन भूमि है जिस पर 1912 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी नहीं थे, पहला कोई राजनीतिक और आजादी के आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन किया तो वो ये पटना की भूमि है जहां 1912 के अधिवेशन में वो शामिल हुए। पहली बार अब्दुल कलाम आजाद इस पटना के उस आजादी के आंदोलन में जो अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का था उसमें दिखाई दिए। तो ऐसी महान विभूतियों के का रणक्षेत्र
जो भूमि रही हो, जिस मिट्टी को, जिस रज को अपने मस्तक पर लगाकर इन महान नेताओं ने भारत मां को आजादी का संकल्प दिया, आज हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उसी भूमि से संकल्प ले रहे हैं। तो ये वोट चोरी की सरकार, जो हक चोरी करने पर आमादा है इस देश के नागरिकों का, बिहार के लोगों का, उसको हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ संकल्प लेते हैं कि इस आजादी के जो दूसरा आंदोलन है, जो प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना का संकल्प है, उसको हम चरितार्थ करके रहेंगे। सदाकत आश्रम ऐतिहासिक जगह है और उसको वहां पर अब CWC की ये बैठक हो रही है। वोट चोरी को लेकर किस तरीके से चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार, भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर अब किस तरह से एक दो फाड़ की स्थिति बनी है, विद्रोह की स्थिति, वो स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। भ्रष्टाचार और तमाम आपराधिक जो मामले हैं उनमें घिरे हुए नेता खामोश हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि पार्टी के बड़े नेता भी इन सारे आरोपों पर खामोश हैं। एक बार सुनते हैं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम वो क्या कह रहे हैं इस कल से होने वाली जो CWC की बैठक है उसको लेकर ये चलाया जा रहा है। CWC की बैठक अब हो रही है बिहार में, पटना में, और बिहार में अब आने वाले दिनों में चुनाव होने, अब अगले महीने ऐसा लग रहा है कि तारीखें भी घोषित कर दी जाएंगी अक्टूबर के पहले सप्ताह में, जैसे ही दिखाई पड़ रहा है जिस तरह से एक्टिविटी चुनाव आयोग की। और जिस चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से बीजेपी और JDU आपस में एक दूसरे में उलझे हुए हैं और पार्टियों के भीतर जो कुछ चल रहा है वो NDA गठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। और कह भी रहा RK सिंह कि किस तरीके से पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ग्राफ बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से का संघर्ष, बीजेपी का अंदरूनी संघर्ष जो है वो बाहर निकल कर आ रहा है। और ये समझिए एक तरीके से इसलिए समझा सकता है बीजेपी का अंदरूनी संघर्ष, प्रशांत किशोर जो है उनके विषय में नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि अमित शाह के कहने पर उन्होंने अध्यक्ष बनाया, वो उपाध्यक्ष बनाया था JDU का जी। तो अब प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं अमित शाह हैं। तो अब ये चर्चाएं भी चल रही है कि क्या जिस तरीके से दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी इनको निशाना बनाया जा रहा है और नीतीश कुमार के खास अशोक चौधरी को निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या अमित शाह के यहाँ से कोई इस तरीके की प्लानिंग चल रही है? क्योंकि दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी दोनों जो है वो नीतीश कुमार से ज़्यादा सट गए हैं, ये भी बातें चल रही हैं जी। तो इसलिए जो है क्या वो अब ये कुछ चल रहा है, तो बीजेपी की अंदरूनी पॉलिटिक्स जो है उस पर भी अब नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा कि क्या सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल और अशोक चौधरी के खिलाफ दिल्ली से कोई चीज़ चल रही है। तो ये भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, मतलब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सब होती हैं वो सब चलना शुरू हो गई हैं प्रशांत किशोर जब से सक्रिय हुए हैं बीजेपी नेताओं के खिलाफ। जी बिल्कुल, यहाँ सक्रिय हुए हैं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी के नेता और JDU के नेता वो दोनों ही कह रहे हैं कि अगर आरोप गंभीर हैं, इतने गंभीर आरोप, इनका जवाब देना चाहिए और इनसे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। और अगर आरोप गलत है तो फिर इन पर जो प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास हर एक आरोप के सारे प्रमाण हैं और चाहे तो हम उन प्रमाणों को दे सकते हैं। इसलिए अब ये बहुत एक अजीबोगरीब स्थिति है बीजेपी के सामने भी और JDU के सामने भी कि वो कैसे इसका बचाव करे, किस लॉजिक पे। खैर, दूसरी तरफ जिस तरह से जो अब इंडिया गठबंधन की गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं वहां पर बिहार में और वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, उसको लेकर ये कहीं न कहीं जो इंडिया गठबंधन है वो एज पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बड़े आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों की पुष्टि लगातार कई सारे उदाहरणों से हो भी रही है। और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है SIR को लेकर, तब भी बहुत सारे फैक्ट वहां पर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, दिख रहे हैं। SIR पर अभी सुनवाई होनी है, लेकिन उसके पहले अब ये भी है कि चुनाव आयोग चुनाव की तारीखें कब घोषित करता है और क्या जो SIR तैयार की है, जो ड्राफ्ट सूची तैयार की है चुनाव आयोग ने, उसी पर चुनाव होंगे या फिर पुरानी सूची पर चुनाव होंगे, ये भी एक बड़ा मसला है। लेकिन चुनाव नज़दीक आ गए हैं और चुनाव नज़दीक आते ही बीजेपी और JDU अगर अपनी ही पार्टी के नेताओं से घिरे हुए हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं और इस्तीफे की मांग हो रही है, तो ये उनके लिए एक गंभीर स्थिति है।
लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं की खामोशी भी अब ये बहुत कुछ सवाल भी उठा रही है और बहुत कुछ कह भी रही है कि पार्टी के भीतर चल क्या रहा है वो दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, पार्टी के अंदर जो चल रहा है समीर जी, वो अब सड़क पर आ रहा है। और कहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनुशासित पार्टी बताई जाती थी जी, ये बहुत अनुशासित पार्टी है और एकदम जो है कार्यकर्ता बहुत अनुशासित होकर काम करते हैं, तो वो अनुशासन जो है वो अब चकनाचूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये साफ तौर पर सामने आ रहा है समीर जी, इसको देखा जा सकता है। और ये अब बीजेपी की अंदरूनी चीज़ें हैं, बहरहाल वो आपस में उनको देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन सड़कों पर जिस तरीके से अब ये चीज़ें आ रही हैं, और आर के सिंह तो खुलकर कह रहे हैं कि भाई अगर इनको लाया गया, टिकट दिया गया तो हम खिलाफत करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल विरोध करेंगे, सीधे कह रहे हैं वो। हाँ। और कह रहे हैं कि भाई आप जो है जो आए हैं, मतलब जो आरोप लगे हैं उस पर आप सफाई दीजिए, अपनी डिग्री आप दिखाइए। जी, ये मांग रहे हैं सम्राट चौधरी से, तो सम्राट चौधरी को दिखा देनी चाहिए अपनी डिग्री। दिक्कत क्या है? अगर प्रशांत किशोर झूठे हैं और प्रशांत किशोर गलत हैं तो सम्राट चौधरी दिखा दें अपनी डिग्री। दिखाने में क्या है? ये बात आर के सिंह कह रहे हैं, लेकिन आर के सिंह से प्रशांत मतलब इनसे ही कह रहे हैं, सम्राट चौधरी से, प्रधानमंत्री से नहीं कह रहे हैं कि भाई आप ही अपनी डिग्री जो दिखा दीजिए। हाँ, और संजय राउत कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भले ही फर्जी डिग्री के कारण कोई सांसद की सांसदी चली जा रही हो, यहाँ तो लोग मंत्री और प्रधानमंत्री भी बन जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आ रही है कि यहाँ प्रधानमंत्री और मंत्री जो है वो पहुंच जा रहे हैं, ये बन जा रहे हैं, ये उन्होंने साफ तौर पे कहा है। जी। और इधर समीर जी एक नई चर्चाएं भी चलना शुरू हो गई हैं बिहार में। हाँ। कि असदुद्दीन ओवैसी शायद इंडिया गठबंधन से समझौते के बहुत ज्यादा इच्छुक हैं बिहार चुनाव को देखते हुए। पहले भी उनके पार्टी के स्थानीय नेता थे, वो इस तरह की बात करते थे। रहमान जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं, उन्होंने कहा भी था, लेकिन उनको उस समय मना कर दिया गया था। और अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने तो बहुत सख्त टिप्पणी कर दी थी। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके से लाइन पर आना शुरू हुए ओवैसी, जी हाँ, तो ओवैसी साहब को लग रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का पीछे से साथ देकर भी भारतीय जनता पार्टी सगी नहीं हो रही है। जब ये सगी जो थी वो अरविंद केजरीवाल की नहीं हुई, जब ये सगी नवीन पटनायक की नहीं हुई, तो ओवैसी साहब की सगी कैसे हो जाएगी? तो वो आज पहुंच रहे हैं। और कल उन्होंने जो एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में जो एक लाइन, मतलब एक शब्द, एक लाइन कह सकते हैं जो लिखी है उन्होंने, वो काफी कुछ इशारा करती है। ये सुनते हैं, देखते हैं क्या लिखा है असदुद्दीन ओवैसी ने। और अपना पूरा कार्यक्रम उन्होंने लिखा है कि सीमांचल के किस इलाके में मैं रहूंगा। असदुद्दीन ओवैसी लिख रहे हैं कि मैं कल किशनगंज पहुंचूंगा और 27 सितंबर तक सीमांचल बिहार में रहूंगा। कई साथियों से मुलाकात होगी और इंशाअल्लाह कई नई दोस्तियां भी होंगी। हर पिछली सरकार ने सीमांचल की आवाम को सामाजिक और माशी तौर पर नज़रअंदाज किया है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, एक आज़ाद सियासी आवाज़। आपसे अदबन अपील है कि आप हमारे सियासी कारवां से जुड़े और 24, 25, 26, 27 सितंबर को जहां जहां वो रहेंगे, वो अपना पूरा प्रोग्राम उन्होंने तय किया है। पिछले चुनाव में बहुत बेहतरीन चुनाव उन्होंने लड़ा था और कई उनके विधायक जीते भी थे। ये अलग बात है कि जीते हुए ज़्यादातर विधायक फिर पार्टी छोड़ गए, लेकिन वहाँ पर एक मजबूत अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी असदुद्दीन ओवैसी ने। अब वो इच्छुक है इंडिया गठबंधन में आने को, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि उनको गठबंधन में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हाँ नहीं, अभी उनसे तेजस्वी यादव से एक जी पूछा एक पत्रकार ने ओवैसी को लेकर, उनसे क्या हुआ था कि अभी तक भाई हमसे तो कोई बातचीत हुई नहीं है जी, ना हमको कोई भेजा है उन्होंने और ना कोई संपर्क किया है, ना हमको कोई फोन किया, ना लालू जी को कोई फोन किया जी। और जिस तरीके से आकर धमकी भरे अंदाज में आए थे, तो ऐसे समझौते थोड़ी हुआ करते हैं। तो आपको अगर समझौते की बात करनी है तो आइए फिर बात कीजिए फिर। इसका मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तेजस्वी की तरफ से दिखाया गया। जी हाँ। तो अब अगर वास्तव में असदुद्दीन ओवैसी समझौते के इच्छुक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए पीछे से काम करने से उनकी मन भर चुका है, तो फिर खुलकर फिर अब उनको ठीक रास्ते पर आना चाहिए। पहले भी वो यूपीए में हुआ करते थे, लेकिन जो उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे किरण कुमार रेड्डी जी, उनसे किसी जमीन के बंटवारे को लेकर कुछ शायद विवाद हो गया था, तो फिर वो अलग हो गए थे। फिर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए जो थे वो मैदान में उतर पड़े थे। नुकसान पहुंचाया भी काफी जगह उन्होंने, कांग्रेस को भी और इंडिया गठबंधन को भी। लेकिन अब वो जो है वो शायद उनको समझ में आ रही है चीजें कि बीजेपी का साथ जो है वो देना वो खाली नहीं है, ठीक नहीं है जी, उसके नुकसान हो सकते हैं जी। बिल्कुल। तो अब वो आज उनका दौरा वहां पर हो रहा है सीमांचल इलाके का, बिहार के सीमांचल इलाके का, और 27 तारीख तक वहां रहेंगे, ये उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। और इधर वोट चोरी को लेकर जिस तरह से
कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति बना रहे हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस का एक ट्वीट है जिसमें वो बूथ एक बूथ पर जाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक भी कर रहे हैं और एक बड़ी योजना बनाई जा रही है कि किस तरह से उसको बूथ पर निगरानी भी रखी जाएगी और मतदान के समय भी ये देखा जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या वोट चोरी जैसी कोई घटना तो नहीं हो रही है। देखते हैं हम लोग इंडियन यूथ कांग्रेस का वो बूथ जो भागलपुर का, बिहार के भागलपुर में कैसे वहाँ जाकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है। और उसमें लिखा है इंडियन यूथ कांग्रेस ने कि देश भर में बूथ बूथ पर युवा कांग्रेस के संविधान रक्षक लोकतंत्र की रक्षा में डटे हैं। हर कार्यकर्ता अपने बूथ का प्रहरी बनकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे जन आंदोलन को भागलपुर, बिहार से हर घर तक पहुंचा रहा है। वोट चोरी की रिपोर्ट करें। और ये उसमें एक मैसेज भी है कि वोट चोरी की घटना अगर किसी को दिखाई पड़ रही है या उससे संबंधित कोई उनके पास तथ्य हैं तो उसको रिपोर्ट करें। उसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च कर वेबसाइट भी लॉन्च किया, वोट चोरी रोको.in। हाँ, VOTE वोट CHORIROKO.in जी, ये एक वेबसाइट भी लॉन्च की, उसका लिंक भी जो है उसमें दिया गया है सभी। हाँ, जो ये ट्वीट जो किया गया तो बाकायदा उसके लिए कि आपको एक फोरम भी बना दिया गया है कि कहाँ आपको उसकी रिपोर्ट करनी है। और बाकी जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं जिनको इन बूथों की जिम्मेदारी दी गई है उनको भी लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर वो अपना उस वेबसाइट पर जाकर कर देंगे कि अगर जिनको वेबसाइट पर जाकर रिपोर्ट करना नहीं आ रहा होगा उनकी मदद के लिए, उनकी सुविधा के लिए। तो एक बड़ा अभियान वोट चोरी को लेकर अब इंडिया गठबंधन चला रहा है, कांग्रेस पार्टी खासतौर पर। और उसको लेकर इस समय चाहे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों घिरे हुए हैं और वोट चोरी पे तो काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए हैं। और इतना ज़्यादा घिरे हुए हैं कि अमित शाह जब बिहार पहुंचे तो उनसे जब उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी यहाँ क्यों आए थे तो उनके कार्यकर्ताओं ने कहा ये वोट चोरी के खिलाफ आए थे। तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी समीर जी क्या हो सकती है कि आप जो है अपने कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं और आपका कार्यकर्ता जो है वो विपक्ष के नेता के एजेंडे को बता रहा है कि राहुल गांधी यहाँ क्यों आए थे। तो ये और एक चीज और भी है कि जो बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है कि वोट चोरी से लोगों का ध्यान हटाया जाए, SIR से लोगों का ध्यान हटाया जाए, उसमें भी वो अब कामयाब होती नहीं दिखाई पड़ रही है। कोई भी नैरेटिव उसका इसमें सफल होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो महाबचत योजना रही है अमलेंदु जी, एक दिन तो पूरा का पूरा विज्ञापन छाए रहे और उसके बाद फिर वो उस योजना की भी चर्चा नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, योजना क्योंकि लोगों ने देख लिया कि बचत हुई क्या। हाँ, ऐसा लग रहा था कि लाखों रुपए आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, लाख रुपए आ जाएंगे ये था। और ये मतलब बचत जो थी वो बचत किस तरीके से काम में आएगी। अब प्रधानमंत्री बता तो रहे कि उत्सव चल रहा है और बहुत लोगों ने बचत कर ली है, लेकिन समीर जी आपने किस चीज पे बचत की? साबुन आपको सस्ता मिला क्या? कोई चीज सस्ती? मैंने अभी अपना बिल जो है उसका पे किया है, अरे वाईफाई का जी, तो जितना पिछला था उससे 2 रुपया और ज़्यादा आया है। तो ये कैसी सस्ती चीज़ हो गई है? टैक्सी से कल भी आया तो 4 रुपये ज़्यादा लगा, आज 5 रुपये ज़्यादा लगा। तो ये कैसी मतलब GST कम हो गई है, बचत हो गई है? तो ये सवाल लगातार उठा है। इस बीच अखिलेश यादव का बयान आ गया है आजम खान के रिहाई पर। जी सुन लेते हैं क्या कहा है आजम खान। आपको बताया हम लोगों ने कि करीब 2 साल के बाद वो जेल से रिहा हुए हैं। 72 मामले उनके खिलाफ चल रहे थे, उनमें उनको जमानत मिली है और रिहा हुए हैं। तो एक के बाद एक उन पर कई सारे केसेस लादे गए इस बीच और खैर तमाम मामलों में जमानत मिली, रिहा हुए। उस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है उनको सुनते हैं। बहुत सारे केस लदे थे और अभी हम लोगों ने सुना भी था कि शिवपाल यादव कह रहे थे कि सारे आरोप उनके खिलाफ जो है वो राजनीति से प्रेरित थे और जानबूझकर लगाए गए थे ताकि वो जेल में रहे और एक मैसेज जाए कि किस तरीके से ये तमाम अपराधों में लिप्त है। लेकिन आखिरकार उनको तो सभी मामलों में जमानत मिली और वो जेल से रिहा हुए हैं। और ये इस तरह की कार्रवाई ये कई सारे राज्यों में भी होती है और केंद्र सरकार भी इस मामले में घिरी रहती है कि वो कैसे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है अपने विरोधी नेताओं के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, और ये जिस तरीके से ये सब चल रहा है समीर जी, और केंद्र में भी ये देखने को आ रहा है, उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके देखने को आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरह से कहा जाए एक लाइन खींच रही है कि दूसरे जब आए तो वो भी इसी तरीके से व्यवहार। और एक महत्वपूर्ण बात अखिलेश ने कही अमलेंदु जी कि ये सारे मुकदमे तो राजनीति से प्रेरित हैं और अगर उनकी सरकार यानी समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो ये सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे।
हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। जब योगी आदित्यनाथ खुद अपने मुकदमे वापस ले सकते हैं जी, तो ये तो शुद्ध रूप से राजनीतिक मुकदमे हैं, तो ये वापस क्यों नहीं हो सकते हैं? होंगे, निश्चित तौर वापस होंगे। सरकार बनेगी तो वापस होंगे। तो अब लेकिन उसके बाद किस पर कितने और मुकदमे लगेंगे? भाई जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुकदमों की बाढ़ आई हुई है, जब चाहो तब किसी पर कोई मुकदमा लगा दो। जी। और इसी तरीके से जो केंद्र में चल रहा है, ईडी, सीबीआई, इन सबका जो दुरुपयोग जिस तरीके से हो रहा है, तो ये अब सारी चीजें जो है, तो ये मतलब राजनीति में समीर जी मतभेद हुआ करते हैं, मतभेद भी हुआ करते हैं जी। लेकिन इस तरीके से मतलब मशीनरी का दुरुपयोग जो है बिल्कुल इस निम्न स्तर पर जाकर नहीं किया जा सकता है। तो ये एक प्रतिशोध की राजनीति जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती है, तो ये एक से कहा जाए अपने लिए आगे के लिए गड्ढा भारतीय जनता पार्टी खुद खोद रही है, और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो उस गड्ढे में खुद भी गिरता है। जी बिल्कुल। और ये रिहाई हुई है और कहा है अखिलेश यादव ने कि समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए ये खुशी का मौका है। खैर, काफी लंबे समय के बाद और लगातार पूरा का पूरा परिवार आजम खान का किस तरह से बहुत सारे मामलों का सामना कर रहा है और अभी भी कर रहा है। अभी तो जमानत मिली है, केस तो चलता ही रहेगा। लेकिन बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती चली जा रही है और पार्टी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो एनडीए के सबसे बड़े घटक है, उन दोनों पार्टियों के भीतर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है।